नमस्कार सुधीशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। सुधीशील जी, ममता बनर्जी हमेशा से एक बात बोलती आई थी, खेला हो बे, खेला हो बे, खेला हो बे। बताइए क्या दिन आ गए कि ममता बनर्जी का खेला किसी और ने नहीं किया, तृणमूल कांग्रेस में ही उनके साथ ऐसा खेला हो गया कि आज वो तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष भी नहीं है और भतीजा सस्पेंड हो गया। नहीं, ये पहले तो एक बात बोलता हूँ, ये भतीजा जो सस्पेंड वाला स्टोरी मीडिया में आया है, ये इसका कुछ सच नहीं है। क्योंकि जो ममता बनर्जी का जो पार्ट ऋतुब्रत बनर्जी के नेतृत्व में अभी एक नए वर्किंग कमेटी बना लिया, और जहाँ पे ममता बनर्जी तो अभी चेयरपर्सन है नहीं, तो वो भी बहुत टेक्निकली किया है। और वहां पर जर्नलिस्ट ने ये क्वेश्चन पूछा उनको कि भाई, हमको एक बात तो सुनने को आ रहा है, मीडिया में ऐसे न्यूज फ्लैश आ रहा है कि आप अभिषेक बनर्जी को सस्पेंड कर दिया। तो वहां पर ऋतुब्रत बनर्जी ने क्लियरली बोल दिया कि देखो, हम अभिषेक बनर्जी को लेकर कोई भी डिस्कशन नहीं किया है। मतलब मैसेज इज वेरी क्लियर कि भाई, ये अभिषेक बनर्जी का इतना भी औकात नहीं है अभी कि उसके लेके हमको डिस्कस करना पड़े, उसको सस्पेंड करना पड़े। वो तो अभी बेफालतू ही हो गया। घुमा के ये मैसेज दे दिया। तो ऑफिशियली कोई सस्पेंशन नहीं हुआ है। लेकिन ममता बनर्जी जो चेयरपर्सन थी, तो वहां पर ममता बनर्जी को अभी चेयरपर्सन नहीं मान रहे ये लोग। यहाँ पर जो नए कमेटी बनाया, वहां पर हावड़ा मुद्दों से जो एमएलए हुआ है अरूप राय, तो उनको अभी प्रेसिडेंट बनाया दिया गया। और ममता के सबसे करीबी मानी जाता जो फिरहाद हाकिम, जो ममता मिनिस्ट्री का मतलब सेकंड इन कमांड था, ममता बनर्जी का जो मंत्रिसभा है, तो वो फिरहाद हाकिम, उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। अरूप विश्वास, वो था ममता बनर्जी का वन मैन सोल्यूशन। कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कुछ हो रहा है, किसी शाखा संगठन में कुछ हो रहा है, सारे बोलता है कि अरूप तू देख ले। और अरूप विश्वास जाके देखते थे। वही अरूप विश्वास जिसको मेसी कांड में पुलिस ढूंढ रहा था अरेस्ट करने के लिए, और बाद में उसका अकाउंट के साथ खेला कर दिया, तो वो अरूप विश्वास हो गया। फिर आया रथिन घोष, जो मध्यम ग्राम से है। तो मध्यम ग्राम नॉर्थ 24 परगना में आता है, तो उस एरिया के सारे जो सीट्स है वो भाजपा के अंडर है। वही रथिन घोष ओनली मैन है जो मध्यम ग्राम से जीता है। और ये रतिन घोष का और एक कनेक्शन है जो आपको याद रहेगा शायद, जो चंद्रनाथ रथ का जो हत्या हुआ था ना, वो मध्यम ग्राम में, ये रतिन घोष का एरिया है। तो उसको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो ये सब कुछ देखते हुए एक चीज लग रहा है कि ममता बनर्जी के हाथ से सब कुछ छीना गया है। लेकिन अंजू जी, मैं हमेशा से एक बात आपको बोला हूं कि ये जो ऋतुब्रत बनर्जी है और बाकी जो भी है, वो सारे ममता स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स का अच्छे स्टूडेंट्स है। सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स के आते हैं। तो ममता बनर्जी ने जो पॉलिटिक्स सिखाया वही वाला पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना। ये ममता बनर्जी का पॉलिटिक्स आप देख लीजिए। ममता बनर्जी जब तृणमूल कांग्रेस तैयार किया था, तो उसके पहले कांग्रेस ने उसको क्या क्या दिया था। राजीव गांधी जी ने ये ममता बनर्जी को, मतलब युवा नेत्री, कोई पहचान तक तब नहीं, तो वहां पर उनको जादवपुर से टिकट दे दिया। सोमनाथ चट्टोपाध्याय को उन्होंने हरा दिया, तो जायंट लीडर हो गया। उसके बाद ये राजीव गांधी जी ने ममता बनर्जी को सेंट्रल में मिनिस्ट्री कर दिया। उनको जो युवा पार्ट है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया। तो कांग्रेस से आपको कितना कुछ मिला। लेकिन फिर भी आप कांग्रेस छोड़ के तृणमूल कांग्रेस बना लिया, चलो आपका खुद का पार्टी बना लिया। लेकिन वहां पर आप क्या बोलते थे, वहां पर आप नाम कर करके शंकर सिंह, सुल्तान अहमद, ये सारे लोग का नाम बोलते थे कि ये लोग कांग्रेस में है, ये लोग गुंडा बदमाश है, और इसलिए मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं। बाद में हमने क्या देखा, ये सुल्तान अहमद से लेकर शंकर सिंह, सबने ममता बनर्जी का पार्टी ज्वाइन किया। इसके बाद हमने क्या देखा, वो भाजपा का हाथ पकड़ लिया। और वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं होते तो ममता बनर्जी कहाँ होते। तो ममता बनर्जी को जो भी ऑल इंडिया लेवल में उसके बाद रिकॉग्निशन मिला, पार्टी को सपोर्ट मिला, एक नए पार्टी अब खुले हो तो उसका फिनेंशियल सपोर्ट भी होता है, पूरा पूरा वो भाजपा से मिला, एनडीए में। वहां पर उसको अच्छे खासा मिनिस्ट्री भी दिया गया। लेकिन हमने क्या देखा, एक छोटा सा बात उठा के वो एनडीए छोड़ के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने उसको अच्छे खासा पैसा दिया था। और इसलिए जिस कांग्रेस को हाथ छोड़ के वो अलग सा पार्टी बनाया, उस कांग्रेस का हाथ पकड़ के वो इलेक्शन में गए और वहां पर बुरी तरीके से हार गए। फिर कांग्रेस से उसका मोह भंग हो गया, तो क्या हुआ, फिर से वो वापस एनडीए में गए। और वाजपेयी जी बोले चलो एक बार गलती कर लिया, माफ कर देते हैं। तो दफ्तर विहीन मंत्री बन गया, उनका कोई मतलब पोर्टफोलियो भी नहीं था। उसके बाद कोल मिनिस्टर बने। तो आपको तो ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया,
लेकिन उसके बाद अब भाजपा के साथ चुनाव लड़ते हुए हार गए और वापस अब फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हो। और वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हुए अब 2009 का इलेक्शन बोलो, आपको 2011 का जो यहाँ पर हिस्टोरिकल चेंज हुआ था, वो सारे सब कुछ हो गया। लेकिन जिस वक्त आपको पता चल गया कि आपको मेजोरिटी आ गया है, आप अकेले के दम के गवर्नमेंट बना सकते हो, तब आप कांग्रेस को भूल गए। और कांग्रेस को भूल के कांग्रेस का जितना भी लीडर था, मानस भूंइया से लेकर जो भी बचा खुचा था, सबको अपने पार्टी में आप इकट्ठा करने लग गया। कांग्रेस को आप साइन बोर्ड बना दिया। तो ये था ममता बनर्जी का पॉलिटिक्स। जिस थाले में खाओ उस थाले में ही छेद करो। तो ये बाला शिक्षा तो मिला अभी ऋतव्रत लोगों को। और ये ऋतव्रत को मैंने पहले भी बोला था कि इनके अगेंस्ट कोई महिलाओं ने भयंकर आरोप लगाया कि इन्होंने शादी करने के वादा करके उनके साथ बहुत गलत काम किया है। और वो जो फुटेज है, वो ऑनलाइन फुटेज है, वो सबके पास है। और इस महिलाओं ने एक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास जाके बोलता है कि देखो मेरे साथ इतना अनप शनप कांड हो गया है, अब ऋतव्रत के अगेंस्ट कुछ स्टेप लो। लेकिन वो नहीं लेके ऋतव्रत को पार्टी में शामिल करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमारी असली पार्टी, ऋतव्रत बनर्जी कह रहा है ये हमारी असली तृणमूल कांग्रेस है। फिरहाद हकीम यहाँ क्या कर रहा है? फिरहाद हकीम पर तो अवैध तरीके से कोलकाता में, बंगाल में कितनी सारी प्रॉपर्टीज बनाने का उस पर आरोप है। उसकी तो कई मामलों में आगे चलकर वो फंसेगा। और फिर आप सोचो, ये तो ममता का राइट हैंड था, हर जगह ममता के राइट में चल रहा होता था। धरने प्रदर्शन खोल के देख लीजिए। इसने तो कहा था कि कोलकाता मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, क्या क्या इसने नहीं बोला था हिंदुओं के अगेंस्ट। और अब ये ममता को छोड़कर इस पार्टी में भी आ गए, यहाँ पर इसको उपाध्यक्ष बना दिया। ये तो मेयर था ना कोलकाता का। तो किस तरह की पार्टी बनाई है इन्होंने? वो सारे के सारे आरोपी तो यहाँ भी आ गए, फिर बचा क्या? अच्छी तृणमूल कैसे हो जाएगी ये? वही तो सवाल हम लोग उठा रहे हैं और इसलिए लोग हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। ये फिरहाद हाकिम ने बोला था कि बंगाल एक दिन 50% से ज्यादा लोग उर्दू बोलेंगे। आप अंजू जी, यहाँ पर कोई मुस्लिम हो जाए, हिंदू हो जाए, क्रिश्चियन हो जाए, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। बंगाल में है तो बांग्ला में बात करेंगे ना, बिहार में है तो हिंदी में बात करेंगे ना, यही तो हम जानते हैं। अब उसका टाइप अलग हो सकता है, लेकिन वो उर्दू कैसे हो सकता है? उर्दू के साथ बंगाल छोड़ दो, वो पूरा भारत का क्या रिलेशन है? तो उसके मतलब ये घिनौना हरकत करते थे। और इनको भी मालूम है कि ये अरेस्ट हो सकता है। अब ये अरेस्ट होने से बचने का एक ही तरीका है, वो अच्छे तृणमूल होना है। और वो अच्छे तृणमूल कैसे होगा? ये ऋतुव्रत बनर्जी के साथ अब जुड़ जाओ। तो ये जो मैसेज जा रहा है, इसमें कितना सच्चाई है हमको मालूम नहीं, लेकिन थिंग्स आर डेवलपिंग इन दैट वे। और ये तो बहुत गलत मैसेज है ना। ये बात तब चालू हुआ जब सुमित भट्टाचार्य जी, जो भाजपा का प्रदेश सभापति है, उन्होंने बोल दिया था जो अच्छे तृणमूल है हम शायद उसके लिए सोचेंगे। और उसके बाद ही हम देखते हैं जो जो जिस बात को लेकर मैं बहुत डाउट मेरे मन में हुआ था, मैंने बहुत सारे सवाल उठाया था, इसलिए बहुत सारे लोग मेरे ऊपर गुस्सा हो गया। लेकिन मैं एक चीज बोला कि भाई देखो, आप बोल रहे हो कि नेशनल इंटरेस्ट है और इसलिए आप 20 एमपीज को आपके एनडीए ब्लॉक में लेके आ रहे हो। लेकिन ये हम बंगाली में कहावत बोलता है, साग दिए मांस ढका। मतलब मछली जो है उसका खुद का एक खुशबू होता है, उसका एक सेंट आता है। तो जो साग होता है जो हम पहले खाते हैं, अगर वो मछली आप उससे छुपा देते हो, लेकिन वो सेंट को तब छुपा नहीं सकते हो। लोगों को मालूम पड़ जाएगा आपके साथ, आप भेज नहीं खा रहे हो, आपके साथ मछली है। तो ये तो वही वाला चीज हो गया ना। आप बोल रहे हो एनडीए में शामिल कर रहे हो, उसके बाद बात उठ रहा है कि ये लोग शायद मंत्रिसभा में, सेंट्रल में आ जाएंगे। तो ये वाला अगर टेंडेंसी हो जाता है तो वो धीरे धीरे नीचे आएंगे। और जो करप्टेड तृणमूल कांग्रेस के अगेंस्ट ये पूरा फाइट था, जो एंटी हिंदू तृणमूल के अगेंस्ट ये फाइट था, वही लोग अभी जर्सी बदल करके ये भाजपा के साथ आ जाएंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। एनडीए फॉर्म में हो सकता है, भाजपा में डायरेक्ट शामिल हो सकता है। और अगर उस दिन सच में आ जाता है तो उस दिन क्या आप रुक पाओगे? आप बोलते हो कि भाजपा बहुत रेजिमेंटेड पार्टी है, वहां पर बहुत सारे अनुशासन है, कठोर अनुशासन से सेंट्रल लीडरशिप देखेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो। वहां पर आपको लोकल लीडर के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ेगा। तो अभी बात यहाँ पर उठता है कि भाई देखो, हम लोग ये नहीं बोल रहे कि आप किसी अपोजिशन को लीडर को देखो तो उसको पीट दो, उसको जेल में डाल दो, हम ये नहीं मांग कर रहे। लेकिन हमारा ये चीज बोलना है, जिनके हाथ में अभी तक हिंदू अत्याचार का खून लगा है, उनसे आप दूरिया रखो। आप उससे दूर से मिले तो नमस्कार करो, दैट्स ओके। बट उसको आप मिले हो, उसके लिए बहुत प्रेज वर्ड दिया, बात कर रहे हो, उसके हाथ मिला रहे हो, उसको गले मिल रहे हो, हिंदू ये अच्छे से नहीं ले रहे और बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है।
और जो डाउट हमने बोला था कि भाई ये जो होगा, आप बोल रहे हो नेशनल लेवल, 2 दिन बाद ये चीज आएगा कि हमारा लोकल लेवल का इंटरेस्ट है। ये समझाइए कि अब जब ममता बनर्जी की छुट्टी हो गई है अध्यक्ष पद से, तो अगला कदम क्या रहेगा? कैसे ये गुट जो है, जो अपने आप को असली तृणमूल बता रहा है, क्या ये मान्यता हासिल करने के लिए या फिर तृणमूल का जो चुनाव चिन्ह है वो हासिल करने के लिए अब कानूनी लड़ाई लड़ेगा, या ममता बनर्जी क्या करेंगी अब? कानूनी लड़ाई मतलब अभी जो ऋतुब्रत बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि ये सारी चीज करने के लिए इलेक्शन कमीशन या जो जो कानून के पार्ट है वहां पर ऑलरेडी उन्होंने सारे एप्लीकेशन कर दिया कि हमारे पास मेजोरिटी है, हम ही असली तृणमूल है, हमारे पास सब कुछ, अब दे दो। अब वो लोग जो डिसीजन लेगा, ऋतुब्रत ने बोला कि उसके ऊपर वो भरोसा रख रहे हैं। लेकिन एक चीज आप देख लीजिए, ममता बनर्जी हो या अभिषेक बनर्जी, कुछ कुछ भी छोटे से छोटे बात हो जाता है ना, ये लोग भाग भाग के चले जाते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। वहां पर सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच, हमेशा वो लीगल फाइट करके उसको डिले करने का कोशिश कर रहे हैं। आपको एक मजे की बात बोलता हूं तो आप हंस दोगे। ये जो अंडे रेवोल्यूशन अभी चल रहा है, अभिषेक बनर्जी को देखो तो अंडे फेंको, तृणमूल को देखो तो अंडे फेंको, तो क्यों ऐसे अंडे फेंक रहा है? इसको रुकना चाहिए कानूनी कार्रवाई की तरफ, और इसलिए अभिषेक बनर्जी ने एक पिटीशन डाल दिया कोलकाता हाई कोर्ट में। मतलब क्या क्या मुद्दे लेकर वो जाते हैं। लेकिन आप एक चीज देखो, ये जो ऋतुब्रत बनर्जी का ब्लॉग बना कितने दिन हो गया? 2 हफ्ते के ऊपर हो गया। लेकिन अभी तक ये लोग का हिम्मत नहीं हुआ कि ये जो वादा कर रहा है कि अलग से हम ब्लॉग बनाया है, ये असली तृणमूल है, ये लेके हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन करे। क्योंकि उसके मतलब इनको भी मालूम पड़ गया कि भाई हमारा जो पॉइंट है वो टिकेगा नहीं। और अगर एक बार मैं कोर्ट में जाके हार जाता हूं कि भाई चलो तुम्हारा बात तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, जो ये ऋतुब्रत वाला लोग बोल रहा है वही सही बात है, तो फिर ममता बनर्जी कहाँ जाएंगे? उसके हाथ में तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, उसका पार्टी वहां से ऑफिशियली निकल रहा है। तो इसलिए वो डर के कारण वहां पर जा भी नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है कि ममता बनर्जी जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी वहां पर वही चेयरपर्सन होंगे, और उनका डिसीजन, चेयरपर्सन का डिसीजन ही अल्टीमेट होगा। तो यहाँ पर ममता बनर्जी अभी भी तो उनका चेयरपर्सन है, तो ये ऋतुब्रत लोग जो किया है, आज एक कमिटी वमिटी फॉर्म किया है, तो वो तो कानूनी के हिसाब से तो वो नहीं टिकेगा। लेकिन ये लोग बहुत टेक्निकली खेला है यहाँ पर, जो पहले मैं बोल रहा था। तृणमूल कांग्रेस का जो संविधान है वहां पर बहुत सारे पॉइंट है, उसमें नंबर 20 में एक पॉइंट है कि हर 3 साल में आपको एक जनरल सभा बनाना पड़ेगा और वहां पर जाके आपको वर्किंग कमेटी बनाना पड़ेगा। लेकिन ये तृणमूल कांग्रेस का लास्ट जो वर्किंग कमेटी बना वो 3.5 साल के ऊपर हो गया है। मतलब वो वाला कमेटी उसने जनरल सभा नहीं बुलाया, जनरल मीटिंग नहीं बुलाया था, वो वाला जो एग्जिस्टिंग कमेटी है उसका कुछ नहीं रहता है। तो इसलिए तृणमूल का मेजर पार्ट आज इकट्ठा हो गया। नॉट ओनली एमएलएस, जो कॉर्पोरेटर, एक्स कॉर्पोरेटर है वो भी आ गया है, और वो मिलके ये कमेटी कर दिया। तो टेक्निकली दे आर राइट। तो अगर ये वाला पॉइंट होता है तो ममता बनर्जी अभी डिमांड भी नहीं कर पाएगी कि वही असली तृणमूल है, वहां पर असली चेयरपर्सन वो है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिक्कत उनको आने वाला है। क्यों? क्योंकि अगले 6 महीने के अंदर यहाँ पर तो म्यूनिसिपल इलेक्शन होने ही वाला है, और 7-8 महीने के अंदर, मतलब उससे जनवरी, फरवरी, मार्च तक मैक्सिमम पकड़ लीजिए, जो पंचायत स्तर का इलेक्शन है वो भी होने वाला है। क्योंकि सारे लोग तृणमूल का है अभी, वो तो रेजिग्नेशन दे रहे हैं। तो ये वाला सिचुएशन में अगर ऋतुब्रत का जो ग्रुप है वो तृणमूल कांग्रेस का लोगो छीन लेते हैं और उसका पार्टी फंड भी उसके पास चले जाता है, तो ममता बनर्जी के पास क्या ऑप्शन खड़ा रहता है? उसको खुद का एक नए पार्टी वहां पर लेके आना पड़ेगा, उसका नए लोगो लेके आना पड़ेगा। तो तृणमूल कांग्रेस का तो वोट बैंक ऐसे ही गया है, फलता इलेक्शन दिखा रहा है, 4% है, नोटा के साथ उसका फाइट हो रहा है। लेकिन वो 4% वाला वोट भी अगर ऋतुब्रत के साथ चले आते हैं और ममता बनर्जी को मतलब 1% भी वोट नहीं मिलता है, क्योंकि आप नए एक पार्टी फॉर्म कर रहे हो, विद इन 6 मंथ्स आप इलेक्शन में जा रहे हो, जो इतना ग्राउंड लेवल का इलेक्शन है, और आप इलेक्शन हार गए हो, यहाँ पर सत्ता में नहीं हो, तो आपके साथ कोई नेता वगैरह नहीं है, आपका वर्कर नहीं है, तो इतना आसान नहीं है आपको वोट वहां पर लेके आना। तो ये वाला वोट बैंक ही उसके पास चले जाता है, तो फिर ममता बनर्जी के पास क्या बनता है? और अगर वो इलेक्शन में नहीं जाता है तो ये ऋतुब्रत वाला ग्रुप बोलना चालू कर देंगे कि देखो ममता बनर्जी डर गए हैं, उनका लोगो चले गए हैं, हमारे पास हम असली तृणमूल है, तो इसे डर के मारे मैदान में भी नहीं उतर रहे। तो ममता बनर्जी करे तो क्या करे, ये सिचुएशन में भी फंस गया है। उसके लिए अभी बेस्ट ऑप्शन होगा अगर उसको और अभिषेक बनर्जी को ईडी, सीबीआई, सीआईडी को अरेस्ट कर लेता है तो शायद ये लोग पॉलिटिकली बच जाएंगे। अगर नहीं करते तो बुरी तरीके से फंसने वाले हैं अभी।
तो ममता बनर्जी तो आपने जैसे कहा ना कि हर छोटी बड़ी बात पर हाई कोर्ट भाग जाती थी, खुद भी वो वकील बन गई हैं, काला कोट पहनकर कुछ दिन पहले पहुंची थी जहां पर नारे भी लग गए थे। तो ममता बनर्जी अब कोर्ट जाएंगी या नहीं, या आप जैसे कह रहे हैं कि फंस जाएंगे अगर वहां पर गई, इसलिए अवॉइड कर रही हैं? और दूसरे उनको तो ऑफर है कि अगर वो चाहें तो एडवाइजर बन सकती हैं इस नई तृणमूल कांग्रेस का या असली तृणमूल कांग्रेस की, तो उस ऑफर को भी तो अवेल कर सकती है ममता बनर्जी अगर अपनी नाक बचाना चाहे तो। वो करेंगे तो फिर ममता बनर्जी क्या बचेंगे? आप सोच लीजिए, आप एक पार्टी फॉर्म कर रहे हो, आपका ये चैनल है, इस चैनल में कल के मैं यहाँ का एंकर बन जाता हूँ, यहाँ पर रिपोर्टर बना, डिसीजन मेकिंग सब कुछ मेरे हाथ में है। आपको मैं ऑफर दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर मार्गदर्शक बन के रहिए, तो आप क्या करोगे? शुद्धशील ये सही नहीं हो रहा है, मैं बोला अंजू जी आप चुप बैठो, अब मार्गदर्शक हो, आपने मार्गदर्शन कराया, मैंने नहीं किया, अब क्या करोगे? वो तो और भी बड़ा इंसल्ट है ना, इसलिए जानबूझ के वहां पर फंसा दिया कि भाई देखो तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, तुम्हारे बात का कुछ वैल्यू नहीं है। अगर वो वाला एक्सेप्ट करता है तो ममता बनर्जी को घर में बैठ के ही मतलब कुछ करना पड़ेगा, टीवी देखना पड़ेगा, उससे अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा। तो यानी कि ममता बनर्जी की राजनीति को देखा जाए तो फुल स्टॉप लग गया है, और फुल स्टॉप लगाने वाले भी उनके पुराने साथी हैं जो उनकी सरकार में 3-3 बार मंत्री रहे। फुल स्टॉप तो नहीं लगा है, अब और भी इनको बेइज्जत होना है। मतलब ममता बनर्जी ने वो एक अच्छे मूवी था खोसला का घोसला, आपने देखा क्या वो मूवी? वो लास्ट में क्या होता है, जब वो बोमान ईरानी जो कैरेक्टर करता है उनके पास जब वो जमीन बेचने के लिए वो दलील वगैरह लेके जाता है, तो वो बोलता है भाई किसने बनाया, इतना सॉलिड मैंने कुछ कभी नहीं देखा, मतलब कुछ भी इसमें लूप होल्स नहीं है। लेकिन जिस बंदे ने वो फॉल्स दलील बना के दिया था, तो उसने बोला था कि भाई इतने दिन जिनको वो लूटा ना ये वाला कैरेक्टर, तो सबका मिली जुली गिफ्ट है ये दलील, तो यहाँ पर कुछ वो नहीं निकल पाएगा। तो ममता बनर्जी को भी अभी जो पॉलिटिकल रिवेंज का गिफ्ट मिल रहा है, जो पाप किया है, मतलब ममता बनर्जी और राजीव गांधी स्टोरी से लेकर ये 2026 तक, ये लास्ट 15 साल नहीं, मतलब आप पकड़ लो 1984 से लेकर 2026 तक जितना पाप किया है ना, वो सारे पाप का हिसाब अभी हो रहा है। और जिन जिनका उन्होंने मतलब पॉलिटिकली रिवेंज लिया, जिनको खत्म किया, या तो वो और नहीं तो उनके फैमिली मेंबर जो है, सब कुछ मिलके अभी ममता बनर्जी को रिटर्न गिफ्ट दे रहा है। तो ममता बनर्जी का जो खराब दिन है वो तो बस शुरुआत हुआ है, आगे और भी मजा देखने को मिलेगा, ये तो बिल्कुल पक्का लग रहा है। लेकिन ममता बनर्जी जिस कांग्रेस के कंधे पर से रखकर रो रही थी, अभी पिछले हफ्ते जब बैठक हुई थी दिल्ली में और खबरें आ गई थी कि ममता बनर्जी को तो राज्यसभा की सीट ऑफर की जा रही कांग्रेस की तरफ से, और जो बची खुची टीएमसी उनके हाथ में उसका वो विलय करने जा रही हैं, लेकिन अब तो कुछ बचा ही नहीं है। कांग्रेस ममता बनर्जी को लेंगी क्या? क्योंकि ये भी खबरें आई थी कि ममता बनर्जी कह रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को एलओपी की कुर्सी से हटाकर उनको एलओपी बनाया जाए राज्यसभा में, ऐसी खबरें भी थी। तो आपको लगता है कि ममता बनर्जी के हाथ से तो सब कुछ छूट गया, अब तो कांग्रेस में जाने के लायक भी नहीं रही हो? देखिए ये जो प्रपोजल है, जो खड़गे जी को हटा के ममता बनर्जी को करो, ये एक नादान बालक से ये प्रपोजल गया था, उनका नाम है अभिषेक बनर्जी। ये अभिषेक बनर्जी जो खुद को शहंशाह समझता है हमेशा से, जो समझता है कि भाई पॉलिटिक्स तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो उसके ऊपर ममता बनर्जी ने पूरा डिपेंड किया था, तो इसलिए ये दिन तो देखना ही पड़ेगा। ये अभिषेक बनर्जी है कौन? जो चीज मैं बार बार बोलता हूँ, दोहराता हूँ कि भाई इनके बुआ सीएम है, पॉलिटिक्स के मैदान में तब है, और उनके मतलब ऑपोजिशन छोड़ दीजिए, उनके पार्टी के अंदर भी जो उनका चैलेंजर बन सकते थे, उनको भी ममता बनर्जी इधर तो खत्म कर दिया, नहीं तो खत्म करने का कोशिश किया, मतलब मैं पॉलिटिकली बोल रहा हूँ, डोंट टेक इट इन अदरवाइज। तो ये जो शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, जब वामपंथियों के साथ टीएमसी का फाइट हो रहा था, ये लोग तो खून पसीना बहा, तो सबको लगता था कि ममता बनर्जी यहाँ पर सीएम बन गए, सेकंड इन कमांड अभी मुकुल राय है, तो ममता बनर्जी अभी कुछ ही दिन बाद सेंट्रल में जाएंगे, शायद वो पीएम बनने का कोशिश करेंगे या दूसरे कुछ करेंगे, और राज्य जो है ये मुकुल राय के हाथ में छोड़ेंगे। और मुकुल राय के बाद यहाँ पर युवा नेता करके शुभेंदु अधिकारी आगे आ रहे हैं, तो शुभेंदु अधिकारी उनको रिप्लेस करेंगे, दिस शुड बी द रोड मैप। लेकिन ममता बनर्जी सबसे पहले देखा कि भाई ये मुकुल राय, ये शुभेंदु अधिकारी, ये सब लोग तो मेरे भतीजा के लिए बहुत दिक्कत का कारण बनेगा आगे दिन, तो इन लोगों को काटो। तो देखो ये सारे लोग सबसे पहले टीएमसी छोड़ा, और ये लोग इतना ही बड़ा नेता था कि ये दूसरे पार्टी ज्वाइन किया। जब मुकुल राय ने भाजपा ज्वाइन किया था, तो भाजपा वेस्ट बंगाल में क्या था? कुछ भी नहीं था।
और वहां पर भाजपा का जो वोट बैंक जुटाना, उसको जो लीडरशिप क्रिएट करना, ये सारे मुकुल राय को जाता है। बाद में वो 2021 के बाद वापस चले जाते हैं या वो इस दुनिया में नहीं है, तो मैं ज्यादा कुछ उसका वो नेगेटिव पॉइंट लेके डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन देखिए, शुभेंदु अधिकारी तो है, ये तृणमूल वाले बोलते थे कि अगर आपके पीछे से ममता बनर्जी का आशीर्वाद का हाथ और टीएमसी का जो जोड़ा फूल है उसका लोगो हट जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, अब जनता आपको पूछेगा भी नहीं। लेकिन वहां पर शुभेंदु अधिकारी को देख लीजिए, एक नहीं दो दो बार उसने सीएम को हरा दिया, रनिंग सीएम को, और एक बार तो इस बार तो उन्होंने सीएम के घर में आके हरा दिया। तो ये वाला पोटेंशियल जिस बंदे में था, आपके भतीजा को उठाने के लिए उस बंदे को आप पार्टी से अलग किया है। आपके ऊपर गुस्सा करके ही तो ये पार्टी छोड़ा था कि भाई यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, मैं जितना भी मेहनत कर लूं। ममता बनर्जी को चलो मैं आइडियल मानते थे, नेत्री मानते थे, मैं उनको मान लूंगा, लेकिन ये अभिषेक कौन है? 2014 के बाद वो आया है, पॉलिटिक्स का पी भी नहीं इसको मालूम है। इनको लगता है पुलिस मेरे हाथ में है, एडमिनिस्ट्रेशन है, गुंडे है, जैसे मैं दादागिरी करूंगा सब लोग मुझे डर डर के मारे सर करेंगे, कोई ज्यादा कुछ बोलेगा तो उसको अरेस्ट करा दूंगा, यही पॉलिटिक्स है। तो उस नादान बालक को अगर आप सहनसा समझते हो, आप उसके ऊपर डिपेंड करके आपका राजनीतिक भविष्य आगे लेके जाना चाहते हो, तो उसका जो मूल्य है आपको चुकाना पड़ेगा। वही ममता बनर्जी अभी कर रहे हैं। बिल्कुल, ममता बनर्जी के सामने तो ऑप्शन रखा गया था कि अगर वो अपने भतीजे को हटा देती है महासचिव के पद से तो पार्टी बच सकती थी, लेकिन वो तो अपने भतीजे के प्रेम में डूबी रही, इसीलिए पार्टी का ये हाल हो गया। और आज हाल ये कि ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं। अब एक चीज और है कि जो बंगाल में अभी शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनी है, उसमें पहला बजट पेश किया गया है एक दिन पहले। उसमें देखिए, जो माइनॉरिटीज के लिए बजट था, खासतौर पर मदरसों के लिए जो बजट था, उसमें तो 1/3 कटौती हो गई है। वो तो बहुत, पिछले साल 5,713 करोड़ का बजट ममता सरकार ने रखा था माइनॉरिटीज के लिए, मदरसा एजुकेशन के लिए, और इस बार जो बजट आया है उसमें 2,165 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। तो इसको कैसे देखा जाए? क्या ये काफी है ये सब करना, या फिर ये 2,165 करोड़ भी क्यों रखे गए मदरसा एजुकेशन के लिए? ये एक सवाल बन रहा है। अब पूरा सेगमेंट, पूरा वेस्ट बंगाल को देखो तो सब लोग बजट लेके बहुत खुश है, लेकिन उस बजट में अगर गुस्से वाला पार्ट है ये माइनॉरिटी का जो सेगमेंट है ये वाला। एक नजर से देखा जाए, ममता बनर्जी जब 2011 में आए थे तो 100 करोड़ का आजू बाजू में इनका बजट होता था, और वही बढ़ते 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 अभी ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ हो गया था लास्ट बजट में। तो उस जगह से आप देखो तो उसको एक बार में काट करके 1/3 कर दिया है। लेकिन लोगों को दो सवाल है यहाँ पर। नंबर 1, ये जो मदरसा शिक्षा है जिसके लिए आप इतना करोड़ों इन्वेस्ट कर रहे हो, एक बड़ा चंक वहां पर जा रहा है, लेकिन मदरसा शिक्षा से आप दिखा दो एक भी डॉक्टर, एक भी इंजीनियर, एक भी वकील निकल के आए हैं, तो जो सिस्टम आपका कोई भी ऐसे कुछ नहीं निकल सकता है जो देश के तरक्की के लिए काम में लगेगा, तो उस एजुकेशन सिस्टम को इतना पैसा आप क्यों दे रहे हो? पॉइंट नंबर 1, पहले तो उसका रिफॉर्म करो, या तो उसको मार्जर करो जो बंगाल बोर्ड है उसके साथ, और फिर वहां पर आप एलोकेट करो। आप उसको डेवलपमेंट के लिए जहां पर दे रहे हो वहां से मुझे कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहा है। और दूसरे एक बात जो माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ही पहले बोला था कि जो हमारे साथ हम उनके साथ, तो भाई आपका तो गवर्नमेंट जो फॉर्म हुआ है वो तो हिंदू वोट के हुआ है। इवन आपका गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद जो फौलता का इलेक्शन हुआ वहां पर भी आपको नहीं, माइनॉरिटी का वोट नहीं मिला। तो जो आपको वोट नहीं दे रहा है, जो आपको रिजेक्ट कर रहे हो, उसके लिए बजट का इतना बड़ा चंक आप क्यों दे रहे हो? क्योंकि ऑलरेडी आपने ही बोल दिया कि वेस्ट बंगाल डेब्ट में डूबा है, 8 लाख करोड़ का डेब्ट है वेस्ट बंगाल के ऊपर। तो फालतू फिजूल के पैसा खर्च करने के लिए पैसा नहीं है आपके पास, और आप जो ये पैसा खर्च करने का प्लानिंग कर रहे हो लोगों का पैसा है, लोगों का टैक्स का पैसा है। और अगर आप बोलते हो कि भाई यहाँ पर माइनॉरिटी का भी तो टैक्स है, तो क्यों आप सवाल उठा रहे हो? अब दिखा दो माइनॉरिटी का टैक्स कितना है और हिंदुओं का टैक्स कितना है, अब कर दो वो सेग्रीगेशन, हम मान लेंगे। उनका टैक्स के पैसे से उनका डेवलपमेंट करो, कोई फायदा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। लेकिन लोग तो सवाल पूछेगा कि जो आपको वोट नहीं दे रहा है, जो आपको रिजेक्ट कर रहा है ब्लाइंडली, आप उसके पीछे जा रहे हो जैसे ममता जा रही थी, तो फिर क्या फायदा हुआ आपको वोट देके? वो पैसा लेके आप हेल्थ सेक्टर में दो। पहले तो उसका जो सिस्टम है उस सिस्टम को आप प्रूव करने दो कि हाँ उस सिस्टम में पैसा इन्वेस्ट करके आप अच्छे कुछ रिजल्ट निकाल पाओगे जो देश के तरक्की के लिए लगेगा। अगर नहीं है तो ये फंड आपको वहां पे हटाना पड़ेगा। ये बात अभी चालू हो गया डिस्कशन होना, बट एनीवे गवर्नमेंट फर्स्ट गवर्नमेंट है, फर्स्ट बजट है,
तो मुझे नहीं लगता था कि वो ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाएगा, उसको ज़ीरो बजट कर देंगे, इसलिए किया है, बट लोग इसमें खुश नहीं हैं। लेकिन एक चीज और है ना, शुभेंदु जी ने आते ही, सीएम बनते ही, शपथ ग्रहण करने के साथ ही ये भी तो ऑर्डर दिया था कि जितने भी अवैध मदरसे चल रहे हैं बंगाल में, उन सब पर कार्रवाई की जाएगी, परखा जाएगा, जांच पड़ताल की जाएगी कि वहां पर कौन पढ़ रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, और कौन से ऐसे जिनको फंड भी सरकार देती है, और जितने भी बॉर्डर एरिया में मदरसे उनको भी देखा जाएगा। वो जो जहांगीर खान जब भागा था तो कहीं ना कहीं वो किसी मदरसे में तो छिपा हुआ था, नेपाल बॉर्डर पर ही कहीं छिपा हुआ था। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब आप खुद मदरसों को काबू करना चाहते हैं, उन पर लगाम लगाना चाहते हैं, तो उनको फिर फंडिंग जारी क्यों रखेंगे? और ये सवाल अंजू जी ऐसे नहीं कि शुभेंदु अधिकारी जी ने पहले बार उठाया मुख्यमंत्री होते के नाते। इसके पहले ममता बनर्जी के पहले जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे हमारे इधर, बुद्धदेव भट्टाचार्य, जो वामपंथी है, जिसके साथ भी ये माइनॉरिटी का बहुत अच्छा रिश्ते है। तो तब बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने भी यहाँ पर सवाल उठाया था, बहुत बड़ा बात बोल दिया था कि ये जो खारिजी मदरसा है, मतलब जो अनअप्रूव्ड मदरसा है, तो वहां पर टेररिज्म सिखाया जाता है, ये उनका बयान था। तो मतलब शुभेंदु अधिकारी जी कोई नए बात नहीं बोल रहा है, या मुस्लिम के ऊपर उसका कुछ गुस्सा है, माइनॉरिटी के ऊपर है, ऐसे बात नहीं है। ये ट्रेंड है और ये ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट है। अगर कोई सीएम अगर ऐसे बात करते हैं कि यहाँ पर टेररिज्म सिखाया जाता है, तो ऑब्वियसली वो तो कोई मतलब मेरे आपके जैसे हवा में बात नहीं करेंगे, या कोई मीडिया रिपोर्ट के ऊपर नहीं रिलाई करेंगे। उनके पास आईबी रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट होंगे, तभी तो वो ऐसे बात करेंगे। तो जहां पर इतने सारे सवाल उठ रहा है, और ये अगर वेस्ट बंगाल का लास्ट 5-6 साल का आप सिनेरियो देख लो, जितने भी यहाँ पर हंगामा हुआ है, कुछ भी हुआ है, वहां पर ये मदरसा से कुछ ना कुछ कनेक्शन निकल के आ रहा है। इवन ममता बनर्जी के रिजिम चालू होते ही हमारा बर्धमान में जो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, खागरा घर ब्लास्ट हम बोलते हैं, वो भी ऐसे ही एक मदरसे से ही चालू हुआ था। वहां पर ही पूरा बांग्लादेशी आके पूरा प्लानिंग प्रोग्रामिंग कर रहा था। यहाँ पर इतना एनआईए इन्वेस्टिगेशन आपको कराना पड़ रहा है, कुछ भी ब्लास्ट हो रहा है तो वहां पर एनआईए इन्वेस्टिगेशन हाईकोर्ट ऑर्डर कर रहा है। अब हाईकोर्ट तो ऐसे ऐसे एनआईए को नहीं घुसाएंगे, हाईकोर्ट के तो किसी के साथ लेना देना नहीं है। उनको भी मालूम पड़ रहा है यहाँ पर देश विरोधी शक्ति है, इसलिए यहाँ पर एनआईए जांच होना चाहिए, और एनआईए बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी कर रहा है। तो इस हाल में अगर यहाँ पर इतना ज्यादा फंडिंग हो रहा है, और वो फंडिंग अगर गलत काम में हो रहा है, तो मुसीबत तो पूरा देश के लिए होगा। तो इसलिए सवाल उठ रहा है डेफिनेटली कि गवर्नमेंट को और भी थोड़ा देखना चाहिए। और मे भी आपने डिक्लेयर कर दिया, पहले आप जांच कर लो, उसके बाद ये फंड रिलीज करो, ऐसे तो कुछ करो, कुछ ना कुछ तो कोर्सिव मेजर यहाँ पर लेना पड़ेगा। ये बात अभी तो चर्चा में है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर बजट एलोकेट कर दिया गया है, तो जिन भी मदरसों को ये बजट दिया जाएगा या पैसा दिया जाएगा, उनकी पूरी तहकीकात तो शुभेंदु अधिकारी करेंगे ही करेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। जिस तरह के उनके तेवर है, वो ऐसे रेवड़ियां नहीं बांटेंगे मदरसों को, उन पर लगाम कसी जाएगी, पता किया जाएगा कौन क्या पढ़ा रहा है, कौन। अब मदरसों में वंदे मातरम गाना शुरू तो हो गया है ना, तो ये भी तो अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। तो आगे भी उनकी नकेल कसी जाएगी, लेकिन फिलहाल तो बैठे बिठाए खेला हो गया है ममता दीदी के साथ। अब देखते हैं ममता बनर्जी अब क्या करती हैं, कैसे अपनी कुर्सी बचाती हैं, क्या कानूनी लड़ाई लड़ती हैं या नहीं, या नई पार्टी बनाती हैं। लेकिन फिलहाल उन्हीं के चेले ऋतव्रत बनर्जी ने उनको ऐसी जगह फंसा दिया है कि ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो करें तो क्या करें। जिस पार्टी को बनाया था, उसी पार्टी की कुर्सी उनके हाथ से उनके चमचों ने ही छीन ली। आपने समय निकाला, बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। सुशील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।